आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट क्लास, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है इंसेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कीटों में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आइए अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंसेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, कीटों के उत्सर्जन तंत्र की संरचना और उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो कीटों की जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, ठीक है, और वो कैसे फंक्शन करते हैं और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग हैं, इन सभी को लेकर के इन सभी टॉपिक्स पे हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जनरली जो कीटों के एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं, वो कीटों के डाइजेस्टिव सिस्टम के हाइंड गट में, ठीक है, मिड गट, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम कीटों के पाचन तंत्र का जो है भाग होते हैं। तो कीटों के पाचन तंत्र का जो अंतिम भाग होता है, जिसको हम हाइंड गट कहते हैं, जिसको हम पश्चवक्ष कहते हैं, हाइंड गट का जो भाग होता है उसमें कीटों के उत्सर्जन अंग जो है वो पाए जाते हैं। और कीटों का जो उत्सर्जन अंग है, उसका जो कीटों के उत्सर्जन अंग का मुख्य भाग है, उसे हम जो है वो मैल्पिगियम ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो कीट जो है वो जो भी खाता है, ठीक है, जो भी भोजन कीट ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, और पाचन होने के पश्चात भोजन में उपस्थित जो खनिज तत्व होते हैं, ठीक है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो जो है छन करके कीटों के रक्त में पहुंचते हैं। ठीक है, कीटों के रक्त में पहुंच जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है, वो उत्सर्जन अंग के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो उत्सर्जन अंग के द्वारा होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकाला जाता है। तो वेस्ट मटेरियल जो है के मतलब कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से उत्सर्जन अंग हैं, उसके कई सारे भाग होते हैं और उनके कई अलग अलग जो है वो कार्य होते हैं। ठीक है, अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं और अलग अलग प्रकार से वो एक्सक्रीटा जो है वो करते हैं। ठीक है, जैसे जलीय जीव हैं तो एक्सक्रीटिया उनका अलग होता है, स्थलीय जीव हैं तो अलग होता है। तो इन सभी को हम आपको डिटेल से बताएंगे। मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर जो है दिखाएंगे आपको, और एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन अंग के कई सारे मुख्य भाग होते हैं। पहला जो मुख्य भाग होता है उसे कहते हैं मैल्पिगियम ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मैल्पिगियम ट्यूब्यूल्स होते हैं वो उत्सर्जन अंग का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का सबसे मुख्य भाग होता है, या इसे हम कह सकते हैं ये सबसे प्रारंभिक यानी प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उत्सर्जन अंग का सबसे प्रारंभिक जो भाग है वो है मैल्पिगियम ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मैल्पिगियम ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? मैल्पिगियम नलिकाएं कीटों के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग हैं। ये पतली धागे नुमा नलिकाएं होती हैं जो पाचन तंत्र के मध्याह्न यानी मिड गट और पश्चांग हाइंड गट के जंक्शन पर खुलती हैं। ठीक है, तो मैल्पिगियम नलिकाएं कीटों के उत्सर्जन तंत्र का जो है वो मुख्य भाग हैं। ये पतली होती हैं, धागे नुमा नलिकाएं होती हैं जो पाचन तंत्र के मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर खुलती हैं। तो पाचन तंत्र का यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो तीन भागों में बटा होता है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। ठीक है, तो ये हाइंड गट, मिड गट और हाइंड गट का जो जंक्शन होता है, जुड़ा हुआ जो पॉइंट होता है, वहाँ का जो है वहाँ पर मैल्पिगियम ट्यूब्यूल्स की नलिकाएं होती हैं। एक नलिकाएं जो होती हैं मुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं जिससे एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो जो है बाहर निकलता है। तो ये नलिका को हम क्या कहते हैं? मैल्पिगियम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या विभिन्न कीटों में अलग अलग होती है, 2 से लेकर 100 तक होती है। तो इन नलिकाओं की जो है मैल्पिगियम ट्यूब्यूल्स की, मैल्पिगियम नलिकाओं की जो संख्या है वो अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार की होती है। 2 से लेकर 100 तक इनकी संख्या जो है वो इसमें पाई जाती है।
ये नलिकाएं शरीर गुहा हीमोसील में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं। ठीक है, ये जो नलिकाएं होती हैं वो इंसेक्ट का जो है ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पर जो है रक्त जो है प्रवाहित होता है, जिसे हम हीमोसील कहते हैं। तो हीमोसील में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं। कीटों के जो शरीर गुहा है जहाँ पर ब्लड तैरता है, कीटों का जो ब्लड होता है उसमें तैरती हुई नलिकाएं जो है वो, जिसे हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो नलिकाएं होती हैं वो कीटों में 2 से 100 तक पाई जाती हैं। और ये कहाँ तैरती हैं? हीमोसील के ऊपर तैरती रहती हैं। इनकी दीवार एकल कोशिकी सिंगल लेयर्ड इपिथेलियम से बनी होती हैं। ठीक है, इनकी दीवार जो होती है वो सिंगल लेयर इपिथेलियम से बनी होती हैं। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो है स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से होता है स्क्रिटी ऑर्गन्स का कीटों में। ठीक है, ये कीट है और कीटों के जो है अंदर जो है वो ये पूरा जो भाग आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको पढ़ा चुके हैं, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? हाइंड गट। ये होता है हाइंड गट। इसे हम इसके बाद जो भाग होता है उसे कहते हैं मिड गट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मिड गट। और ये जो लास्ट का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये भाग होता है, गलती लिख दिया हमने, ये से हम क्या कहते हैं? फोर गट। ये होता है मिड गट। और ये जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हाइंड गट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हाइंड गट। तो हाइंड गट के अंदर जो है वो जो हाइंड गट होता है, पश्च पाचन तंत्र होता है, उसी में मेलपिगियम ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये जो जंक्शन पॉइंट होता है उसी पर मेलपिगियम नलिकाएं पाई जाती हैं। और यहीं जो है वो धागे नुमा संरचना की आप देख रहे हैं ना कि ये धागे नुमा जो संरचना की नलिकाएं होती हैं उसे हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो होता है वो मुख्य पाचन अंग, ठीक है, से जुड़ा होता है। और ये जो है मुख्य स्क्रिटी ऑर्गन जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मुख्य अंग है। इंटेस्टाइन और रेक्टम भी अदर पार्ट्स हैं जो है वो और स्क्रिटी ऑर्गन्स के। स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करें, इसके संरचनात्मक विशेषताएं की, कोशिकाएं सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सक्षम होती हैं। ठीक है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की जो नलिकाएं होती, कोशिकाएं होती हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्रिय परिवहन में काफ़ी एक्टिव होती हैं। ठीक है, सक्षम होती हैं। इनमें सूक्ष्म विल्ली माइक्रोविली होती हैं जो सतह क्षेत्र बढ़ाती हैं। ठीक है, इसमें सूक्ष्म विल्ली होती हैं, सूक्ष्म जो है कह सकते हैं कि इसमें सूक्ष्म जो है वो विल्ली होती हैं, सूक्ष्म सतह होती है जो कि जो है सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अधिकता ऊर्जा की उच्च आवश्यकता को दर्शाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अधिकता होती है इसमें और ऊर्जा की उच्च आवश्यकता को जो है वो ये दर्शाती हैं। रेक्टम की बात करें, दूसरा जो इसका मुख्य भाग है वो है रेक्टम। रेक्टम जो होता है मेलपिगियन नलिकाओं से निकला द्रव हाइंड गट में पहुंचता है, जहां रेक्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेलपिगियन नलिकाओं से निकला हुआ जो लिक्विड है, द्रव है, वो जो है हाइंड गट में जब पहुंचता है तो उसके अवशोषण में जहां पर रेक्टम जो है वो उसके महत्वपूर्ण भूमिका करता है। रेक्टम की दीवार जो है वो रेक्टल पैड्स या पैपिला होते हैं। ठीक है, और सबसे मुख्य काम होता है रेक्टम का कि ये जो है जल और उपयोगी लवणों का पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो जो रेक्टम भाग होता है वो जो है जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन प्रोटीन होते हैं, उसको बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हाइंड गट की जो है हाइंड गट के अंदर जो है जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की नलिकाएं खुलती हैं तो उसमें जो लिक्विड निकलता है उसको अवशोषण का काम कौन करता है? रेक्टम करता है। रेक्टम जो है रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो है
जो मैल्पिघन ट्यूब्यूल से जो है मिनरल्स हो गए और प्रोटीन विटामिन जो फिर से निकलते हैं उसको रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है बॉडी में, ठीक है। इसके बात करें एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, उस सहायक उत्सर्जन अंग जो होते हैं, कुछ सहायक उत्सर्जन अंग होते हैं एक्सक्रीटरी एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो मुख्य एक्सक्रीटरी जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो है मालपीघियन ट्यूब्यूल्स और रेक्टम, इंटेस्टाइन और एक्सेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं। कुछ सहायक अंग भी होते हैं, सहायक अंग में जैसे होता है नेफ्रोसाइट्स। तो ये जो है कोशिकाएं रक्त यानी हीमोलिम्फ से विषैले पदार्थों को शोषित करती हैं, ठीक है। नेफ्रोसाइट्स क्या होती हैं? ये कोशिकाएं जो हीमोलिम्फ से विषैले पदार्थों को अवशोषित करती हैं। जो रक्त होता है, कीटों का जो रक्त होता है इसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो हीमोलिम्फ में जो विषैले पदार्थ आ जाते हैं, टॉक्सिक मटेरियल आ जाते हैं, उनके अवशोषण का काम कौन करता है? नेफ्रोसाइट्स करती हैं। यानी जो रक्त की अशुद्धि होती है उसे अवशोषित करने का काम नेफ्रोसाइट सेल करती हैं, ठीक है। नेफ्रोसाइट सेल जो है वो उन्हें छन्नी की तरह छान करके और फिर मल के द्वारा कीटों को बाहर निकालने का काम जो है वो करती हैं। दूसरी है फैट बॉडी, ठीक है। फैट बॉडी तो यह यकृत यानी लीवर के समान कार्य करती हैं, ठीक है। ये जो है जो फैट बॉडी है वो लीवर के समान ही कार्य करती हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, ठीक है। तो ये जो फैट बॉडी है लीवर तरीके क्या करती हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, गंदा पदार्थ होता है, ठीक है, उसे जो है वो अवशोषित करने का काम जो है वो उसे संरक्षित उन्हें संग्रहित करने का काम जो है वो फैट बॉडी करती है। क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्यूटिकल में जमा होकर के चूल्हे यानी मोल्टिंग के समय बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो क्यूटिकल होती है वो भी जो है वो एक्सक्रीशन का काम करती है। तो क्यूटिकल के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है वो आके संग्रहित हो जाते हैं और जब मोल्टिंग क्रिया होती है इंसेक्ट में तो मोल्टिंग के साथ वो बाहर जो है वो निकल जाते हैं। तो क्यूटिकल भी जो है वो एक्सक्रीशन का काम करता है। अब बात करेंगे कीटों को उत्सर्जन तंत्र के कार्य की, द फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द इंसेक्ट। कीटों के उत्सर्जन तंत्र के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं? तो कीटों के उत्सर्जन तंत्र जो है वो का मुख्य उद्देश्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, जल संतुलन बनाए रखना और आयनों का नियमन करना, ठीक है। तो कीटों के उत्सर्जन तंत्र के जो मुख्य कार्य हैं वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको बाहर निकालना, और क्या काम है? जल को संरक्षित करना, ठीक है। जो इंसेक्ट के बॉडी में वाटर है उसको रिजर्व करना, उसको वेस्ट होने से बचाना, मतलब जल का संरक्षण करना, और जो आयंस हैं, ठीक है, उनका नियमन करना भी इनका मुख्य कार्य जो है वो होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन की बात करें तो कीट मुख्य रूप से यूरिक एसिड, ठीक है, का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन की बात करें तो कीट क्या करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यह कम घुलनशील होता है और ठोस या अर्ध ठोस रूप में निकलता है। इससे जल की बचत होती है जो स्थलीय जीवन के लिए अनुकूल होती है। तो कीट जो है वो यूरिक एसिड का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, उत्पादन करते हैं, बाहर निकालते हैं। यह कम घुलनशील होता है और ठोस या अर्धठोस रूप में निकलता है। इससे जल की बचत होती है, स्थलीय जीवन के लिए अनुकूल होता है। तो जो स्थलीय कीट होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। यूरिक एसिड मुख्य रूप से जो कीटों का भोजन होता है उसमें जो जल होता है, जल को संरक्षित करता है, ठीक है, बॉडी में जल की मात्रा को बनाए रखता है और सूखे की तरह निकलता है, ठीक है। और यह कम घुलनशील होता है, अर्धठोस होता है, और जो एक्सक्रीशन होता है मतलब कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको ठोस या अर्धठोस रूप में बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है, जिससे कि कीटों के शरीर में जल की बचत होती है, ठीक है। जल का सेविंग करने का काम यूरिक एसिड जो है वो करता है। तो यूरिक एसिड जो
कीटों के अपशिष्ट जो मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करती है वो क्या है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो करती है, यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्थलीय कीटों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो स्थलीय कीटों का मुख्य एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, यूरिक एसिड होता है। ये जरूर रूप से आप लोग याद रखिएगा। मालपीघियन नलिकाओं की कार्यप्रणाली, द फंक्शन ऑफ मालपीघियन ट्यूब्यूल्स। मालपीघियन ट्यूब्यूल्स की क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं, तो ये सक्रिय स्राव, एक्टिव सेक्रेशन, सक्रिय स्राव जो है वो मालपीघियन नलिकाएं होमोलिम्फ से आयन K+Na और अपशिष्ट पदार्थों को खींचती है। ठीक है, मालपीघियन नलिकाएं हीमोलिम्फ से आयन K+ और Na+ को अपशिष्ट पदार्थों को खींचती है। यह प्रक्रिया ATP ऊर्जा पर निर्भर होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया किस पर निर्भर होती है, ATP ऊर्जा पर निर्भर होती है। लिक्विड प्रोडक्शन की बात करें, द्रव निर्माण में, तो आयनों के साथ पानी भी नलिकाओं में प्रवेश करता है। ठीक है, आयनों के साथ जो आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है जल भी जो है कोशिकाओं में प्रवेश करता है, नलिकाओं में प्रवेश करता है। इससे प्राथमिक मूत्र प्राइमरी यूरिन बनता है। ठीक है, इससे क्या बनता है, प्राइमरी यूरिन का निर्माण होता है। तो ये सारे जो है वो मालपीघियन ट्यूब्यूल्स के कार्य होते हैं। रेक्टम में पुनः अवशोषण की बात करें, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रेक्टम किस प्रकार से होता है, तो रेक्टम में जल और उपयोगी लवण पुनः अवशोषित हो जाते हैं। अंत में सूखा या अर्धसूखा यूरिक एसिड मल के साथ बाहर निकलता है। तो कीटों में जो है जो मालपीघियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, मालपीघियन ट्यूब्यूल्स जो है वो मुख्य रूप से प्राइमरी यूरिन को बनाता है। ठीक है, प्राइमरी यूरिन का निर्माण करता है और ATP ऊर्जा पर जो है वो द्रव का निर्माण करता है और सक्रिय स्राव करता है। ठीक है, जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर, एक्टिव सेक्रेशन करता है। तो इस प्रकार से मालपीघियन ट्यूब्यूल्स का कार्य होता है। ठीक है, और मालपीघियन ट्यूब्यूल्स से कई सारे जो है वो जो है सक्रिय स्राव होता है, जिससे कि वेस्ट मटेरियल बाहर जो है वो निकलता है। और जो रेक्टम होता है, रेक्टम क्या करता है, रेक्टम जो है रीअब्जॉर्प्शन का, रेक्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है। जो भी मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल, उससे रीअब्जॉर्प्शन करता है। उससे जो आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती है, विटामिन्स होती है, उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करता है। और सूखा पदार्थ यानी यूरिक एसिड का निर्माण करते, यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर जो है वो निकालने काम रेक्टम जो है वो करता है। ठीक है, तो सूखा या अर्धसूखा यूरिक एसिड मल के साथ क्या करता है, बाहर निकालने काम करता है। वाटर कंजर्वेशन की बात करें, जल संरक्षण की, तो कीटों के उत्सर्जन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन करना। तो कीटों का जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कीटों का जो उत्सर्जन तंत्र है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कीटों के अंदर जल संरक्षण करना। ठीक है, कीटों के अंदर जल संरक्षण करना और जो है जो कीटों का वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिक एसिड के रूप में ठोस या अर्ध ठोस के रूप में बाहर जो है वो निकालना, मतलब एकदम सूखा पदार्थ बाहर निकालते हैं और जो जल होता है उसको अंदर ही कंजर्व करके रखते हैं। तो इस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन इसका मुख्य कार्य होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का रेक्टल पैड्स द्वारा अधिकतम जल पुनः अवशोषण। ठीक है, जो रेक्टल पैड्स होते हैं उसके द्वारा जो अधिकतम जल होता है उसे पुनः जो है वो अवशोषित कर लिया। रेक्टल पैड्स होते हैं जो अधिक जल की मात्रा को पुनः अवशोषित कर लेते हैं। यह विशेषता उन्हें शुष्क वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। तो कीटों के अंदर जो रेक्टल पैड्स होते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है वेस्ट मटेरियल के अंदर, उसको फिर से अवशोषित कर लेते हैं और सूखे पदार्थ के रूप में जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। और यही जो प्रक्रिया होती है वो कीटों को सूखे मौसम में बिना जल के सरवाइव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, आयनिक संतुलन की बात करें, ऑस्मो रेगुलेशन की, तो कीट अपने शरीर में आयनों Na+, K+, Cl का संतुलन बनाए रखते हैं। कीट अपने शरीर में
आयंस का Na+, K+, Cl का संतुलन जो है वो बनाए रखते हैं। यह संतुलन मालपीघियन नलिकाओं और रेक्टम के संयुक्त कार्य होता है। ठीक है, यह संतुलन जो होता है वो मालपीघियन नलिकाओं और रेक्टम के संयुक्त कार्य से होता है। ठीक है, विभिन्न कीटों में उत्सर्जन तंत्र की में विविधता की बात करें, डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स अक्रॉस वेरियस इंसेक्ट। ठीक है, विभिन्न कीटों में उत्सर्जन तंत्र में विविधता पाई जाती है, जैसे कि एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं, जलीय कीट हैं, तो मतलब कि कई सारे अलग अलग कीटों में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे जलीय कीट हैं, जो एक्वाटिक इंसेक्ट हैं, इसमें जल की अधिकता होती है। ठीक है, जो जल में रहने वाले जलीय कीट होते हैं, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, इसमें क्या होती है, जल की अधिकता होती है, इसलिए ये अमोनिया भी उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कह सकते हैं एक्वाटिक इंसेक्ट जो होते हैं उनका मुख्य जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। तो अमोनिया के रूप में वो एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, और स्थलीय जो कीट होते हैं उसका मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है, स्थलीय कीट करते हैं, और अमोनिया का एक्सक्रीशन कौन करता है, जलीय कीट करते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का महत्व की बात करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो जो है उत्सर्जन तंत्र का कई सारा महत्व है। शरीर से विषैले पदार्थों को हटाना। ठीक है, उत्सर्जन जो तंत्र होता है, कीटों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके कई इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके क्या महत्व है इनके बॉडी में, जैसे कि शरीर में विषैले पदार्थों को हटाना। ठीक है, कीटों के शरीर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल हैं, क्योंकि कीट जो है वो बाहर की फसलों को, पत्तियों को, तनों को, फल को खाता है। ठीक है, तो उसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी चले जाते हैं। तो कीटों के रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ जाते हैं उसको जो है वो नेफ्रोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं जो कि उन वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में भेजने काम करती हैं। तो इससे क्या होता है, कीटों के शरीर में जो वेस्ट मटेरियल चला जाता है, जो अवशिष्ट पदार्थ चला जाता है, वो जो कीटों के शरीर की गंदगी होती है वो मल के द्वारा बाहर जो है वो निकल जाती है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जल संतुलन बनाए रखना, कीटों के अंदर जो जल संतुलन है उसको बनाए रखने का काम करते हैं। तो जल संतुलन किस प्रकार से बनाए रखते हैं, तो ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, कीटों का जो मल होता है उसका जो जल होता है उसको बिल्कुल छान देते हैं, और फिर जो जैसे कि आपने पढ़ा है कि रेक्टम जो होता है, रेक्टम जो है वो जल को बिल्कुल, रेक्टम पैड जो होते हैं वो जल को बिल्कुल अवशोषित कर लेते हैं, और जो सूखा पदार्थ होता है यूरिक एसिड के रूप में जो है मल को बाहर निकाल देते हैं। तो मल किस प्रकार का होता है, ठोस होता है या फिर अर्ध ठोस होता है, जिसमें जल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इस प्रकार से जल संरक्षण का काम करते हैं, और यही जल के संरक्षण के कारण कीट जो है वो बिना जल के भी रह सकते हैं और बिना जल के भी सर्वाइव जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आयनों का नियमन की बात करें तो आयनों का नियमन भी जो है वो, आयन जो मिनरल्स जो होते हैं वो इसी प्रकार से जो है वो बॉडी में संरक्षित रहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा। पर्यावरण के अनुकूलन में सहायता। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूलन में सहायता होती है कि जब उनका एक्सक्रीशन जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है पाचन अच्छे से होता है और एक्सक्रीशन अच्छे से होता है, तो कीट जो है वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है और वह पर्यावरण में जीवित रहता है और पर्यावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के कई सारे जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होते हैं, इनका महत्व होता है। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि कीटों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के फीचर्स क्या हैं,
फंक्शंस क्या हैं, उनके वर्क क्या हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी संरचना कैसी होती है, हमने सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से आपको बता दी हैं। इसका PDF हमारे RBS महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।